करते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री और हमारे पर्ची मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक बधाई संदेश तक उस तबके के लिए नहीं आया जिसकी आबादी इस देश के अंदर 10% है। ये सोचने वाला विषय है। वो लोग कहते हैं कि हम आदिवासियों के हितैषी हैं। अरे भाइयों, मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर आप आदिवासियों के सच्चे हितैषी हो तो जब उनका सबसे बड़ा पर्व आज आयोजित हो रहा था तो क्या तुम्हें ऐसी कौन सी नींद की गोली दे दी गई कि वो आप लोगों को नहीं दिखी और न आप लोगों से एक ट्वीट हुआ, न कोई पोस्ट, न कोई बधाई संदेश। ये सीधा सीधा हमारे आदिवासी समुदाय का अपमान है और मैं इसकी यहां से निंदा करता हूं। दूसरी बात, हम लोग एक नारा देते हैं, जल जंगल जमीन हमारे हैं। ये जल जंगल जमीन हमारे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग यहाँ आदिवासी दिवस मना रहे हैं और इसी पूर्वी राजस्थान के 76 गांव को उजाड़ने की साजिश ये सरकार रच रही है। पूर्वी राजस्थान के अंदर ERCP लानी थी। वादा हुआ था कि हमें चंबल का पानी पिलाया जाएगा और हमारे लोगों को सिंचाई के लिए चंबल का पानी मिलेगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये सरकार चंबल का पानी देने की बजाय बनास का पानी देने की कोशिश कर रही है और हमारे 76 गांवों को उजाड़ने की कोशिश कर रही है। तो इस मंच से मैं ये कह देना चाहता हूं कि उन 76 गांवों की लड़ाई के साथ अलवर की जनता को भी खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अगला नंबर आपका हो, अगला नंबर आपका हो। हम देखते हैं कि जो पूर्वी राजस्थान है, आदिवासी समुदाय का गढ़ है, उसको किस तरीके से खत्म करने की साजिश ये सरकारें रच रही है। कभी टाइगर प्रोजेक्ट के नाम पर, कभी UIT के नाम पर और कभी बांधों के नाम पर। आज पूर्वी राजस्थान के कम से कम 600 गांव टोटल विस्थापित होने की कगार पर खड़े हैं। ये लोग कह रहे हैं कि डोंगरी बांध का पानी अलवर की जनता को पिलाएंगे। मैं आप लोगों से कह रहा हूं, किसी गलतफहमी में मत रहना। वो बांध बन रहा उद्योगपतियों के लिए, अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों के लिए, ताकि वहां का पानी उन लोगों को पिलाया जाए, ना कि आम जनता को। देवली उनियारा में नरेश भाई चुनाव लड़े तो हमारा एक सबसे बड़ा मुद्दा था कि देवली उनियारा की जो जनता, उस विधानसभा की क्षेत्र की जिस जनता ने अपनी जमीन दी बीसलपुर बांध के लिए, वो लोग पानी के लिए तरस रहे थे, तो वो पानी उनको मिलना चाहिए था। तो अगर ऐसे ही डोंगरी बांध उजड़ा तो ये सोच रहे हैं कि भाई हमारा नंबर आएगा या नहरें बांध भर जाएंगे। ये नहीं भरेंगे साहब, ये नहीं भरेंगे। हमें उजाड़ दिया जाएगा, हमारे लोगों, हमारे रिश्तेदारों को उजाड़ दिया जाएगा। हमें एकजुट रहना है और उनकी लड़ाई में हमें साथ देना है, क्योंकि जल जंगल जमीन हमें बचाने हैं और यही उद्देश्य आदिवासी दिवस का होना चाहिए। यही उद्देश्य आदिवासी दिवस का होना चाहिए कि हमें हमारे जल जंगल जमीन स्वाभिमान अधिकारों की रक्षा करनी है, उनके लिए लड़ना है। लेकिन हम तो भूल ही चुके हैं कि हमें क्या लड़ना है। हम लड़ाई भूल चुके हैं साथ, बुरा मत मानना। इस देश के अंदर जब मणिपुर के अंदर हमारे आदिवासी भाइयों पे अत्याचार हो रहा था, पिछले 2 साल से वहां मणिपुर के अंदर कोई शांति बहाल नहीं है। 2 साल से लगातार आदिवासियों को मारा जा रहा है, हमारी बहन बेटियों को नंगा सड़कों पे घुमाया जा रहा है। लेकिन इस देश के नेता नहीं बोलते, न हमारे लोग बोलते। हम कहते हैं कि एक तीर एक कमान, सारे आदिवासी एक समान। तो ये समानता कहां गई साथियों? ये समानता अगर है तो जब मणिपुर में अत्याचार हो तो अलवर में आवाज उठनी चाहिए कि हम मणिपुर के लोगों के साथ हैं। जब झालावाड़ में हमारे मासूम मरते तो अलवर में आवाज उठनी चाहिए कि हम हमारे वीर आदिवासी बच्चों के साथ हैं। जब नरेश भाई जेल में जाते तो हमारी आवाज उठनी चाहिए कि नरेश भाई के साथ है। तो डोंगरी बांध से लोग विस्थापित हो रहे तो हमें कहना चाहिए कि हम डोंगरी बांध के लोगों के साथ हैं। अगर जब है तो हम एकजुट हैं। मांगीलाल जी ने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि एकजुट रहना है, प्यार से रहना है, तो उस एकजुटता को हमें बनाए रखना चाहिए।
दूसरी बात, झालावाड़ के अंदर हमने देखा हमारे मासूम बच्चे आदिवासी समुदाय के, दलित समुदाय के और ओबीसी समुदाय के, ये सरकार किस तरीके से भेदभाव करती है आप लोगों को जानना होगा साथियों। पिछली पूर्ववर्ती सरकारों में, इसी सरकारों के अंदर हमने देखा कन्हैया लाल का मर्डर हुआ, उसके बच्चों को कोई प्रावधान नहीं है किसी की हत्या कर दो और किसी को नौकरी दे दी जाए। सरकार ने नीतियां चेंज करी और उनको परमानेंट नौकरियां दी, 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया। अभी कुछ दिनों पहले जयपुर के अंदर एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है, 3 लोग मरते, तीनों लोगों को 50-50 लाख रुपए दिए गए। एक्सीडेंटों में कोई पैसे मिलते क्या? लेकिन नहीं, सरकार ने उसे धार्मिक रंग दिया और 50-50 लाख का मुआवजा दिया। और जब हमारे बच्चे मरते, जब हमारे लोगों पर अत्याचार होता है, तो हमें क्या कहा जाता है कि 5 लाख ले लो, 4 लाख ले लो, 10 लाख ले लो। नरेश भाई ने इन्हीं मासूमों की लड़ाई लड़ी और कहा झालावाड़ के अंदर मुझे मेरे आदिवासी भाइयों के लिए, मुझे मेरे एससी समाज के लोगों के लिए, मुझे मेरे पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए 1 करोड़ का मुआवजा चाहिए और जो घायल हुए उनके लिए 50 लाख का मुआवजा चाहिए। साथ में ये शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि हाड़ौती के जो लोग थे, हाड़ौती के जो 4 लुटेरे हैं, उन लुटेरों को मौका मिल गया। उन्होंने कहा, उन्होंने सोचा कि एक लड़का 45 साल का हमारे बीच आया, हाड़ौती में हम बरसों से राज कर रहे हैं, यहाँ की भीलों को, यहाँ के दलितों को, मजदूरों को, किसानों को, ओबीसी को, धानकाओं को, धाकड़ों को, इनको कैसे जागरूक कर रहा है, उनको कैसे जागरूक कर रहा है। जिन भीलों को हम 50,000 के मुआवजे में सरिता देते, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए 50,000 बहुत मायने रखते थे आज से पहले। लेकिन नरेश भाई ने जन क्रांति के माध्यम से एक अलग जगाई और कहा नहीं, मुझे मेरे लोगों के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए, 50 लाख रुपए चाहिए, और एक झूठे मुकदमे के अंदर जेल में डाल दिया। सबूत है पूरे के पूरे, इस देश की मीडिया के सामने यहाँ के जज, न्यायपालिका सबों ने पट्टी बांध दी अपनी आंखों के अंदर, आंखों के ऊपर। वहां पर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता, उन 4 लुटेरों के, हाड़ौती के जो 4 लुटेरों के कार्यकर्ता उसी अस्पताल के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, गेट पे रोक रखा था लोगों को, लेकिन नहीं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं। पर नरेश भाई पास में बैठे हुए थे, उन पे कार्रवाई कर दी गई। ये सीधा अन्याय है, पूरे देश ने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा, लेकिन किसी की जुबान नहीं खुली ये सवाल कर सके कि ये सरकार हमारे आदिवासी बच्चों के साथ, हमारे नरेश भाई के साथ अन्याय कर रही है। किसी के चू नहीं निकला, न नेताओं के न किसी और। साथ में समरौता के अंदर भी मैं वहां मौजूद था, काड़ू भाई वहां मौजूद था, 5 मिनट और लूंगा बस भाई साहब। काड़ू भाई वहां मौजूद था, मैं वहां मौजूद था, हम लोग चुपचाप बैठे थे, आंदोलन चल रहा था उसके हक अधिकार के लिए। आज अगर हम यहाँ पर हैं, आपसे कहते कि आपको माधोपुर जाकर सर्टिफिकेट बनवाना थी, ये बात में बचेगी क्या? 7 किलोमीटर दूर उनियाना मुख्यालय और कह दिया कि 90 किलोमीटर दूर जाइए, आप वहीं अपने कागज बनवाइए। नरेश भाई ने कहा नहीं, हम लोग, ये हमारे लोग जो मताधिकार का विरोध कर रहे हैं कि नहीं, हम हमारे मताधिकार का उपयोग नहीं करेंगे, हम चुनावों का बहिष्कार करेंगे, मैं इनके साथ इस लड़ाई के अंदर मौजूद हूं। वहां भी उस दिन वो बैठकर उन लोगों की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन लोकतंत्र के अंदर सबको अपना वोट देने का अधिकार है। इस देश का प्रधानमंत्री आ जाए, राष्ट्रपति भी आ जाए ना, वो भी मेरे से जबरदस्ती वोट नहीं दिलवा सकता। लेकिन वहां के एसडीएम ने जबरदस्ती पकड़कर 3 लोगों के वोट दिलवाए। इस पर ही नरेश भाई आक्रोशित हुए और उसके बाद भी शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन चल रहा था। काड़ू भाई गीत गा रहे थे, लोग खाना खाने के लिए लाइनों में बैठे थे और उसी अत्याचारी पुलिस ने, उसी तानाशाही सरकार ने मासूम लोगों पर लाठियां चलाई। आज भी मेरी पीठ पे लाठियों के निशान मौजूद है। मासूम लोगों पे लाठियां चलाई। यह अन्याय कब तक आदिवासियों के साथ होता रहेगा, ये सोचना पड़ेगा इस आदिवासी दिवस पर हम लोगों को। 8 महीने की जेल काटी और अब दोबारा मुझे लग रहा है कि वापस वही सरकार की नीति है कि 8-10 महीने 12 महीने दोबारा रखो इन लोगों को जेल के अंदर। इनको बहुत क्रांति का भूत सवार हो रहा है, इनकी क्रांति को बंद कर दो। ये लोग अंग्रेजों की तरह हमारी आवाजों को दबाना चाहते हैं साथियों, ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। साथ में हमें एक बात को और गौर करना होगा। आपने कल परसों
किस्सा पढ़ा होगा। एक लेटर जारी हुआ और उन्होंने कहा कि ये मीणा जो है ना, मीणा अधिकारी जो एसएमएस हॉस्पिटल में नौकरी करते हैं, ये मीणा अधिकारी आतंकी हैं। इनसे एसएमएस हॉस्पिटल का व्यवस्था खराब हो रही है, ये हरामखोर है, ये आरामखोर है। हम लोगों ने सोचा कि कोई हमारे समुदाय के लिए ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहा है, उन लोगों के खिलाफ एक एक्शन होना चाहिए। तो आजकल मैं लालसोट रहता हूं, लालसोट सोचा कि यार एसडीएम भी अपना, थाना अधिकारी भी अपना, डिप्टी अपना, विधायक अपना और उस तहसील का सांसद भी अपना, मतलब सबके सब मीणा। तो एक उम्मीद होगी नहीं भाई, अपना भाई है तो अपने लिए न्याय करेगा, अपने एफआईआर दर्ज करेगा। हम गए एफआईआर की को लेके, भाई एफआईआर दर्ज करो एसपीएससी एक्ट में, और ये बेमनस्ता फैलाने के लिए। समझ में नहीं आता जिन लोगों को, जिन कर्मचारियों को, जिन नेताओं को आरक्षण इस वजह से मिला कि वो आप लोगों की आवाज बनेंगे, आप लोगों के लिए बोलेंगे, उन लोगों ने हम जैसे एक्टिव लोगों की एफआईआर तक दर्ज नहीं करी। सोचो जब पीड़ित और गरीब मजदूर जाता होगा तो वो लोग क्या करते हैं। संविधान में हमें आरक्षण इस कारण नहीं मिला था कि हम लोग, हमारे लोग, हमारे परिवारजन नौकरी लगे और हम हमारे परिवार का खर्चा चलाएं, अपने घर बनाए, मकान, गाड़ी, घोड़े खरीदे, सुख सुविधाओं में रहें। इस कारण आरक्षण नहीं मिला था। आरक्षण मिला था कि अगर कोई दलित, कोई पिछड़ा, कोई आदिवासी, कोई किसान, मजदूर थानों में जाए, किसी ऑफिस में जाए, तो वहां सबसे पहले उस समुदाय का आदमी जो उनका प्रतिनिधित्व करते हुए उस ऑफिस में बैठा होगा, वो उन समुदाय के लोगों का काम करे। सोचो कि कोई मीणा है, कोई दलित है और कोई राजतंत्र होता, कोई दूसरी कास्ट के लोग, अपर कास्ट के लोग बैठे होते तो अपने एफआईआर दर्ज होती। आरक्षण इस कारण दिया गया कि चलो कोई आदिवासी उस थाने में जाएगा तो वहां कोई आदिवासी मिलेगा और वो उनकी एफआईआर दर्ज करेगा। लेकिन नहीं, हमारे कर्मचारी, हमारे नेता वो अपनी जिम्मेदारी को भूल चुके हैं। वो सोचते हैं कि आरक्षण नौकरी लग गया, अब तो मेरा काम ये है कि सरकार से तनख्वाह लो, सरकार की सेवा करो और अपना घर बनाओ। ये नहीं है साथी, जिम्मेदारी है आपकी कि आपके बीच, आपके तबके का कोई भी आदमी आए, उसके लिए सबसे पहले आप खड़े होंगे। अगर आप कलेक्टर हैं, आप एसपी हैं, तो आप अपने समुदाय के लिए खड़े होंगे। आज मियां समाज के कम से कम देश के अंदर 1000 कलेक्टर और एसपी हैं, लेकिन किसी की भी औकात नहीं है जो समता मंच वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ले। ऐसे लोगों को डूब मरना चाहिए, मैं कह देना चाहता हूं। अगर मैं इस मंच से किसी भी समुदाय के खिलाफ कोई आवाज बोल दूं, कोई गलत शब्द बोल दूं, तो मैं गारंटी के साथ लिख के कह रहा हूं, या स्टाम्प पे लिख दूं, कल मेरे खिलाफ इस देश के अंदर अलग अलग जगह एफआईआर दर्ज हो जाएगी। पुलिस अधिकारी बोलते हैं कि यार यहाँ का मामला थोड़ी लालसोट का मामला, उधर का है, वहां एफआईआर दर्ज कराओ। हमने कहा, नरेश भाई ने एक बयान दिया कुछ नेताओं के, कुछ कार्यकर्ताओं के लिए, समाज विशेष, पूरे समाज को टारगेट नहीं किया उन्होंने। बयान दिया, झालावाड़ में एफआईआर दर्ज हुई बूंदी में, वो अन्याय नहीं था। अगर उस हालात में हम तो, हमारी भी दर्ज होनी चाहिए थी। लेकिन हकीकत ये समता मंच वाले लोग लगातार हमारे इन्हीं कर्मचारियों की, इन्हीं अधिकारियों के प्रमोशन को रोक के रखे, लेकिन इन्हीं अधिकारियों और इन्हीं कर्मचारियों की हिम्मत नहीं होती कि उस समता मंच के खिलाफ खड़े हो सके। मैंने कहा, कुछ लोगों का फोन आया कर भाई एफआईआर नहीं हो, क्या हुआ? मैंने कहा, कब तक भाई अपना घर फूके, कब तक अपना घर फूके? जिन लोगों का उन्होंने अपमान किया, जिन कर्मचारियों के लिए बोला, उनको ही अगर कोई फिक्र नहीं है, तो हम लोग अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करें? हम लोग क्यों अपना टाइम खराब करें? क्यों हम लोग अपना काम धंधा छोड़े? हम लड़ाई उन लोगों के लिए लड़ेंगे जो अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ सकता हूं। हम लड़ाई लड़ेंगे डूंगरी बांध के लोगों के लिए जो आज भी सीना ठोक के कह रहे कि पूरा प्रशासन आ जाए, चाहे खुद प्रधानमंत्री आ जाए, मुख्यमंत्री आ जाए, यहाँ पर एक भी पत्थर नहीं लगने देंगे। हम खड़े हुए समरावता के लोगों के साथ, क्योंकि उस दिन से जिस दिन घटना हुई और उससे आज दिन तक उस समरावता के तमाम लोग हमारे साथ मजबूती से लड़ाई लड़ते। हम उन लोगों के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते जो चुपचाप बैठ जाए, दुबक जाए,
जिनकी हिम्मत लड़ने के लिए नहीं है। हम उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे जिनके अंदर हिम्मत है हमारे साथ खड़ा होने के लिए, और हम उनसे कहते हैं कि तुम पीछे रहो, पहली गोली हम खाएंगे, पैसा हम खर्च करेंगे, लेकिन साथ तो कम से कम खड़े रहो आप लोग। मेरा तो अपमान नहीं हुआ था ना, मेरे तो कोई माँ बाप नौकरी नहीं करते ऐसे में, लेकिन फिक्र थी क्योंकि हमारा समाज का मैटर था, हमारे आदिवासी समुदाय का अपमान हुआ था। किसी भी नेता को कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर हमारे 36, 35, 34 विधायक है आदिवासी समुदाय के, किसी को फर्क पड़ता तो वो समता मंच का कोई रजिस्ट्रेशन तक नहीं है साथ में। अब तक वो लोग जेल में होते, लेकिन वो जेल में नहीं है, वो खुले में घूम रहे, और आज से पहले हमारा सैकड़ों बार अपमान कर चुके हैं।